खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हम्द सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है खुदावंद सदा आपको खुशहाल रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुदावंद की हम्द सिताइश करते रहें। और हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपकी इस सारे लगाव के लिए कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम मसाली घराना को देखते हैं और फिर आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिया से अपनी राय भी देते हैं। और सबसे बढ़कर इस बात के लिए हम खुश हैं कि आप मौज़ूआत बताते हैं कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए। और आज भी एक मौजू हम लेकर आए हैं जिस पे आज बात होगी, और ये आप ही ने इस पे रिक्वेस्ट की ताकि इस पे बात की जाए, ताकि वालिदैन और बच्चे जो हैं इनका आपस में बाहमी रिश्ता जो है वो मज़बूत हो सके। तो आज जो हमारे साथ ख़ानदान है, घराना है, ये मसाली घराना है और खुदावंद ने बहुत इनको बरकत दे रखी है। खुदावंद अपने जलाल के लिए इनको बकसरत अपनी खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और फैमिली स्ट्रेंथन पे बड़ा काम कर रहे हैं ये। और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, ये FF पार्क में बतौर ट्रेनर जो है अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और फैमिली स्ट्रेंथनिंग पर ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं। मोहतरम जनाब ब्रदर यकूब यूसुफ साहब, ब्रदर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसके साथ FF पार्क की प्रोग्राम ऑफिसर मिसिज यकूब हमारे साथ मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। सबसे पहले ब्रदर यकूब, मैं चाहूँगा कि आप अपने मुतालिक बताएं, फैमिली के मुतालिक बताएं, कितने साल शादी को हो गए और कितने बच्चे हैं आपके? पास्टर शकील, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने ये सवाल पूछा कि हमारी शादी को कितना अरसा हो गया है। जी। तो हमारी जो शादी है वो 2008 में हुई थी और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं हमारी शादी को। और हमारे 3 बच्चे हैं और हम एक खुशहाल घराने के तौर पर बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुदावंद के फजल से। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद सदा आपको खुशहाल रखे, ये हमारी दुआ है। और मैं देखता हूँ कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल घराना है आप, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराते हैं या इर्द गिर्द हम देखते हैं अपने, तो हमें हर फैमिली खुशहाल नज़र नहीं आती। ठीक है, कई तरह के मसाइल हैं और सबसे बढ़कर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी जो मौजूदा दौर में हम देखते हैं वो औलाद के लिए है, उनकी तरबियत के ताल्लुक से है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए ताकि वो दुनिया में अच्छे और कामयाब इंसान बन सके, इसके मुतालिक बताइएगा। पास्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बहुत अहम सवाल मुझसे पूछा है। मैं FF पार्क जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको समहाउ आप भी रिप्रेजेंट करते हैं और बतौर ट्रेनर मैं भी इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी मसीही कौम है उसके लिए ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, जो आपने सवाल पूछा है। ऐसे। तो FF पार्क का थीमेटिक एरिया जो है वो यही है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जो हमारी मसीही सोसाइटी है, मसीही कम्युनिटी है, मसीही बहन भाई हैं उनमें, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें। सही। तरीक़ाकार ये है कि वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं। और जैसे आपने तारुफ में कहा कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं FF पार्क के प्लेटफॉर्म से फैमिली स्ट्रेंथनिंग के टॉपिक के ऊपर गुड पेरेंटिंग के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ और मेरे साथ टीम है। मैं और हमारी टीम, ब्रदर फैसल जो हैं इसके डायरेक्टर हैं और ब्रदर अश्तियाक भट्टी साहब इसके चेयरमैन हैं, उनकी सुपरविज़न में हम इस्लामाबाद की कम्युनिटीज़ के अंदर, रावलपिंडी की कम्युनिटीज़ के अंदर इनिशियली हमने स्टार्ट किया था। अब खुदावंद का फजल है कि लाहौर में भी हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। पास्टर साहब, खुदावंद के फजल से मैं 15 साल हो गए इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि FF पार्क के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी कम्युनिटीज़ के लिए
गुड पेरेंटिंग के टॉपिक के ऊपर सेशंस अपनी टीम के साथ मिलकर करवाता हूँ। उसमें हम ये सिखाते हैं कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की तरबियत करें। पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए। हमारा तरीक़ाकार क्या है, बतौर माँ बाप हम नसीहत ज़्यादा करते हैं और ख़ुद अमल कम करते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में, मुझे भी याद है जवानी के अयाम में जब कभी फ़िल्म देखने का मौका मिलता था तो उसमें एक कमर्शियल आया करता था। एक फादर अपने बेटे को पढ़ा रहा है और साथ वो टीवी देख रहा है और उसके हाथ में अखबार भी होती है और दाएं हाथ से वो सिगरेट पीता है। जो बेटा उसका नीचे कलीन पर बैठा अपने बाप को देखता है तो वो अपनी पेंसिल को सिगरेट बना लेता है। तो मैंने देखा कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम रात देर तक मोबाइल यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे यही अमल दोहराएंगे। अब हम कहते ये हैं सिस्टर जी, पास्टर जी, हम कहते ये हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करना बुरी बात है, लेकिन हम खुद घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या कहना है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है और ऐसे बिल्कुल। तो अगर मैं मेरे बच्चे को चाहता हूँ, मेरी बीवी ये चाहती है कि हमारे बच्चे जो हैं मोबाइल यूज़ ना करें, टीवी देर तक ना देखें या फिर गैर ज़रूरी तौर पर रात देर तक ना जागें, तो पहले ये प्रैक्टिसेस हमें खुद फॉलो करनी पड़ेंगी बतौर पेरेंट्स। तो हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हें नसीहत करते हैं। तो अगर नसीहत पर जोर डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है नसीहत पर एनर्जी ज़ाया करने के पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद अमल करें और बच्चे देखकर उनको सीखेंगे। जैसी शख्सियत आप उनकी चाहते हैं वैसा खुद को बना लें, वो वैसे हो जाएंगे। तो ये सादा, आसान और एक रिज़ल्ट पर बेस्ड तरीक़ाकार है। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारे बच्चे वैसे बनेंगे जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं ब्रदर यकूब कि जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, ठीक है, पहले हम उनके सामने वैसे ही करें। अगर हम चाहते हैं कि वो सच बोलें तो फिर हमें खुद उनके सामने सच बोलना पड़ेगा और जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी सेम टू सेम एज इट वैसा ही वो करेंगे। और मैं देखता हूँ अक्सर समरा के कुछ वालिदैन वो बच्चों के सामने गालियाँ भी दे देते हैं, बददुआएँ भी देते हैं और फिर जब वही बच्चा उसके जवाब में गाली देता है तो वो कहते हैं बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब जैसा वो माँ बाप को करते देखता है तो वैसा ही वो भी कॉपी कर रहा होता है, तो वैसा ही सेम टू सेम वो भी कर रहा होता है। तो बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ी अच्छी आयत लिखी है यकूब भाई, मिसाल 22 बाब की 6 आयत में कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो बेशक जब हम बचपन में ही बच्चों की तरबियत कर देते हैं अच्छे से और ख़ुद उनके सामने वही कर रहे होते हैं, अच्छे काम, सच बोलना, दुआ करना या बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना, ठीक है, तो अच्छे से बोलना, तो सेम हमारे बच्चे बूढ़े होने तक भी उन आदात को, उन अच्छी बातों को नहीं भूलेंगे, वो हमें फॉलो करेंगे और सेम वैसे ही वो करेंगे। सो थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। तो समरा क्या कहना चाहेंगे? जी पास्टर जी, भाई ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। तो मैं सिस्टर जी आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चों की तरबियत के अमली तरीके क्या हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी सिस्टर जी। जी थैंक यू सिस्टर। इसके बारे में ये कहूँगी कि एज अ मदर जो मैं करूँगी वही मेरे बच्चे करेंगे। जैसा कि अगर मैं घर को बड़ी तरतीब से रखती हूँ, चीज़ की जगह पे रखती हूँ, तो मेरे बच्चों में ये आदत है कि वो खेल के उसके बाद जहाँ चीज़ रखनी है वहीं पे रखते हैं। तो ये उनकी एक अच्छी आदत है, ये नहीं कि मुझे खुद से करना पड़ता है। इसी तरह अगर मुझे किचन का काम उनको सिखाना है तो पहले तो मैं अपनी बेटी को भी साथ रखती हूँ और साथ बेटों को भी रखती हूँ। जैसे कि बड़ा बेटा है मेरा, तो उसको मैंने चाय बनाना सिखाई है। तो जब कभी मेरा मूड नहीं होता तो वो मुझे चाय बना के देता है। यानी पहले मैंने खुद किया और फिर अमली तौर पे अब मेरा बेटा भी करता है। बहुत अच्छा। इसी तरह मेरे बच्चों को जो है वो दुआ का बहुत ज़्यादा रुझान जो है तो उसके लिए मैं पहले खुद करती थी, फिर उनको साथ बिठाती थी। अगर अब मैं साथ नहीं भी हूँ तो उनकी ऐसी आदत पक्की हो गई है
कि वो बगैर दुआ किए सोते नहीं हैं। अगर कोई लेट भी जाए तो वो हिल हिल के फिर उठता है और फिर दुआ करता है और फिर सोता है। तो ये उनकी बहुत अच्छी आदत है। इसी तरह सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ जो अमली काम करेंगे उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। जी सिस्टर जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हम लोग चीज़ें अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वो चीज़ हम खुद पहले करेंगे तो फिर ही हम लोग अपने बच्चों में वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो जी पास्टर जी, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं मुतफिक हूँ, जैसा सिस्टर जी ने कहा है बड़ा अच्छा है। अब मैं भाई यकूब से बात करना चाहूँगा कि ब्रदर यकूब, अक्सर हम देखते हैं कि हर बच्चे का रवैया दूसरे बच्चे से फ़र्क होता है। क्या बच्चों की तरबियत के लिए उनकी पर्सनैलिटी टाइप को भी मद्देनज़र रखना चाहिए? पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है गुड पेरेंटिंग के हवाले से। तो हर बच्चे का मजाज और फितरत बहुत मुख्तलिफ होती है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो फितरत है और उनका जो मजाज है उसके मुताबिक उनको देखना चाहिए। थोड़ी असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका मजाज कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी फितरत कैसी है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, आपने तारफ़ में भी कहा कि मैं बतौर ट्रेनर फैमिली स्ट्रेंथनिंग के टॉपिक के ऊपर सेशंस करवाता हूँ। तो मैं बच्चों की कुछ टाइप्स डिस्क्राइब करूँगा ताकि जितने हमारे नाजरीन इस बात को सुन रहे हैं और इस क्वेश्चन का रिस्पांस सुनना चाहते हैं उनके लिए ये लर्निंग बेस्ड हो। तो बच्चों की कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, जैसे कि सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा समाजी होते हैं, सोशल होते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, इवन बड़ों के साथ भी बात करते हुए हेजिटेट महसूस नहीं करते। तो उनको आप कैसे ट्रीट करें, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मौका दें ताकि उनकी ये सलाहियत पलपे बढ़े और उनकी ये शख्सियत मांदना पड़े। ऐसे जो बच्चे हैं जब बड़े होते हैं तो वो लीडर्स बनते हैं। तो सोशल बटरफ्लाई एक पर्सनालिटी टाइप है। तो मैं और मेरी मिसेस अपने बच्चों की फितरत, उनके मजाज, उनकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरबियत करते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकर। सिस्टर जी, इसका मतलब ये है ऐसा बच्चा जो तहकीककार होता है, जो रिसर्चर होता है, जो तज्ज़ियाती होता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर कुछ बच्चे चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, आप उन्हें मना करें फिर भी वो जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कौन सी है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ यहाँ पर क्यों पड़ी है। इसका मतलब है कि वो तहकीक कर रहे हैं। तो जितने साइंसदान हैं वो इस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो वो साइंसदान ऐसे नहीं बने, जैसे थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा। तो उनकी मदर जो है उसका बहुत अहम रोल है अपने बेटे की परवरिश में। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया बतौर मदर कि उनके बेटे की पर्सनालिटी टाइप क्या है। इसी तरह पास्टर जी तीसरी पर्सनालिटी टाइप है क्रिएटिव ड्रीमर। ऐसे बच्चे जो तख्लीकी ख्वाब देखते हैं, जो मुनफरिद ख्वाब देखते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो तख़य्युलाती होते हैं। वो अपने तसव्वुर में ही बहुत बड़े बड़े मंसूबे देखते हैं कि कल को मैं इस पोजीशन पर जाऊंगा, मैं कारोबारी बनूंगा, मैं बहुत बड़े ओहदे पर जाऊंगा। तो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके ख्यालात की हमायत करनी चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हम अक्सर ऐसे बच्चों की बात सुनते नहीं हैं। आपने बात अक्सर पेरेंट्स के मुंह से सुनी होगी कि हैं तो बच्चे लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो इसी तबीयत के मालिक बच्चे होते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो तख़य्युलाती होते हैं, जो तसव्वुराती होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब देखते हैं। तो हमें बतौर पेरेंट्स बच्चों की फितरत, बच्चों के मजाज, बच्चों की तबीयत को मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए। आपने ये बात सुनी होगी कि एक ही लाठी से सबको हाँकना नहीं चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही सुना है, बिल्कुल तो कुछ पेरेंट्स अपने तमाम बच्चों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बतौर पेरेंट्स हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और भी टाइप्स हैं, मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं फर्दर टाइप्स के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो ये जो 3 टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप भी बतौर पेरेंट्स असेसमेंट करें अपने बच्चों में जाकर। हम तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्दर जब आप इंटरेक्ट करेंगे रूबीना के साथ तो ये बताएंगी कि हमारे बच्चों का मिजाज क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, तो हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छा याकूब भाई, आपने बड़ा अच्छी बातें कही और मैं इस बात से भी मुत्फिक हूँ। कई तो वालिदैन एक ही लाठी से सब बच्चों को वो हाँक रहे होते हैं, और क्योंकि हर बच्चे का जब रवैया फ़र्क है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप फ़र्क है, तो ये भी देखने की ज़रूरत है। और अक्सर गलती एक बच्चा करता है, मार सबको पड़ रही होती है। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर बच्चों के अंदर से जो सलाहियतें हैं उनके अंदर, उनकी वो सलाहियतें दब जाती हैं और अक्सर वो डरे डरे रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं वो। तो बेशक हर एक की पर्सनालिटी टाइप को देखकर वालिदैन को जो है वो उनकी तरबियत करनी चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज नाजरीन आप बहुत बरकत पा रहे हैं, और ये जितनी बातें आज बदर याकूब ने कही हैं, सिस्टर जी भी बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए बाइस बरकत होंगी और मिसाली घराना बनने के लिए आपके लिए करामत होगी। सो अभी ब्रेक का वक्त है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। इसी के साथ भाई याकूब की मिसेज हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपके 3 बच्चे हैं, कैसे मैनेज करती हैं और माँ बाप का लाडला कौन है? जी सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। यूजली बच्चे जो होते हैं वो तो सारे ही लाडले होते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि उनके मिजाज के मुताबिक हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। तो मैं अपने तीनों बच्चों को उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो गाइड करती हूँ। जैसे का बड़ा बेटा मेरा जो है वो कम बोलता है, लेकिन वो क्रिएटिव है, उसे चीज़ें सीखने और करने का शौक़ है। तो इसी तरह उसे तबला बजाने का बहुत शौक़ था, तो हमने उसे तबले की जो है उस्तादी शागिर्दी में डाल दिया। इसी तरह छोटा मेरा बेटा जो है उसे सुनने का, म्यूज़िक सुनने का और गाने का शौक़ है, तो इसी तरह हमने उसको म्यूज़िक स्कूल में डाल दिया है। वो आजकल पियानो सीख रहा है। तो बेटी मेरी जो है वो अपने बाबा की तरह, उसे बोलना ज़्यादा पसंद है, तो उसको हमने यूथ की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ कर दी है। और मैं पूछना चाहूँगी कि डांट किसको पड़ती है ज़्यादा? डांट के हवाले से तो बताना ज़रा मुश्किल है। अगर इस पर मैं रिस्पॉन्स कर दूं तो आप मुझे अगर इजाज़त दें तो बोल सकते हैं। ओके। डांट के नरगे में सिर्फ बच्चे नहीं आते, शोहर भी आ जाते हैं। तो जब किसी एक बच्चे की वाट लगती है तो सारे बच्चे खुद ही सीधे हो जाते हैं। तो ये तजर्बा बतौर पेरेंट्स आपका भी होगा। अगर किसी एक बच्चे को डांटते हैं तो बाकी खुद जो हैं वो दीवार के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस ये है कि रूबीना को ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये सबके लिए आम सी बात है। जितनी माएँ हैं वो बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि तरबियत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा इनके ऊपर है, क्योंकि जो वर्किंग मदर नहीं हैं वो घर में होती हैं, और फिर बच्चों की डांट डपट भी होती है। तो जिसकी गलती होती है उसको ज़्यादा पड़ती है, और कभी कभार जिसकी गलती नहीं होती वो भी नरगे में आ जाता है। और ये तो वर्किंग भी हैं, ऑफिस भी आती हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये प्रोग्राम ऑफिसर हैं एफएफ पाक की, जैसे ब्रदर फैसल हैं, फैसल नदीम साहब, अदनान अमजद साहब हैं,
मैं यकूब यूसुफ, हम तीनों दोस्त हैं। एक हमारे दोस्त हैं जवेद सालिक साहब, वो अब्रोड होते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में आएँ। तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि ऐसे अदारे में हम जॉब करते हैं जो फैमिली स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करता है और उससे हम भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ FF पाक के प्लेटफॉर्म से बतौर प्रोग्राम ऑफिसर अपनी सर्विसेज देती हैं, तो यही तरीके जो यहाँ से सीखती हैं वो घर जाकर भी इम्प्लीमेंट करती हैं। तो खुदावंद का शुक्र है, सिर्फ डांट बच्चों को नहीं पड़ती। अच्छा, आपको भी पड़ती है। चले जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि बात हो रही है लाड और प्यार की, और बात कर रहे थे सिस्टर जी कि बच्चों की अक्सर जो है वो उनकी डांट डपट भी कर देते हैं। प्यार भी सभी के साथ है, डांट डपट भी होती है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए। और अक्सर जो है मतलब लोग जो है वो सिर्फ बच्चों से लाड प्यार की हद तक ही रहते हैं, जिसकी बाद उन्हें भुगतना पड़ता है कई सालों के बाद। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी के अंदर जो मुशाहिदा किया और मैंने देखा कि लाड प्यार जो है वो खाने पीने का है और पहनने का है। तरबियत में कोई लाड प्यार नहीं है। जब बात तरबियत की हो तो फिर डांट डपट बड़ी ज़रूरी है। और इमसाल की किताब 29 बाब की 15 आयत में लिखा है कि छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। सो कलाम मुकद्दस भी हमें सिखाता है कि तंबीह जो है वो हमें करनी है बच्चों की। मतलब उनको डांट भी सकते हैं आप, इवन छड़ी भी इस्तेमाल करना चाहें तो छोटी उम्र में आप छड़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चा जब बड़ा हो जाए, 10-12 साल की एज गुजर गई है, तो अब उस पर छड़ी भी उठाते बंदा अच्छा नहीं लगता। बच्चा जवान होने लगा है, टीन एज है, फिर वो अभी वो जवान हो रहा है, तो अब मुनासिब नहीं लगता। तो बचपन में आप डांटें, समझाएं, ये वक्त है उनकी तरबियत का। और मैं देखता हूँ अबा यकूब, अक्सर लोग जो है पेट्स जो पालतू जानवर पालते हैं, तो अगर कोई किसी ने डॉग पालना है तो उसको वो छोटा सा लेके आते हैं अपने घर में ना, 2 महीने का, और वो छोटा सा जब लेके आते हैं तो वो इसलिए ताकि उसको वो जब पालेंगे अपने हिसाब से, जैसे वो उसको जो आदत वो सिखाएंगे वो वैसे ही उनके कहने के मुताबिक करेगा। वो रोटी फेंकेंगे तो वो जंप लगा कर रोटी भी पकड़ेगा, वो उनके बुलाने पे दौड़ा भी आएगा। तो हम जानवरों के बारे में हम देखते हैं कि जब उनको पहले महीने में तरबियत की जाना वो जैसे ही वो पहले महीने से उनकी तरबियत शुरू करते हैं तो वो फिर उनके कहने के मुआफिक वो हो जाता है। मदारी करने वाला वो जब मदारी करता है तो वो उसी तरह वो जानवर कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों की तरबियत में भी हमें शुरू से ही जो है वो उनकी तरबियत, और इस तौर से फिर बच्चे जो है फिर वो माँ बाप की तरबियत के मुताबिक सीखते और आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंद बड़ी बरकत है। खुश हुआ आपकी बात सुन के। सिस्टर जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लाड प्यार के साथ डांट डपट भी आप करते हैं, इसका मतलब है आप मसाली घराना है। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि जो मसाली माँ बाप हैं वो लाड प्यार भी करते हैं, और तरबियत के लिए जहाँ डांट की ज़रूरत होती है वो डांट डपट भी बच्चों की करते हैं, क्योंकि कल के रोने से बेहतर है आज रो ले। और मैं समझता कोई भी भाई बाप या माँ मारने के बाद खुश नहीं होता। अक्सर माँ बाप दुखी होते हैं मारने के बाद, मैंने अपने बच्चे को मारा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा अपनी गुफ्तगू के दौरान कि बाद में रोने से बेहतर है कि हम पहले रो लें, इसका मतलब ये है कि बाद की परेशानी उठाने से बेहतर ये है कि हम शुरू से ही मुहतात रहें और अपने बच्चों की तरबियत उस समत में करें जैसे हम उनको देखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बाइबल की वर्सेस भी आपने अपनी गुफ्तगू में कोट की हैं। तो बतौर मसीही हम बाइबल की तालीम को अगर झुटलाएंगे तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर बतौर नेशन, बतौर कौम, बतौर मसीही हम माशरे को अच्छे अफराद नहीं दे पाएंगे। तो आज जो चैलेंजेस हैं, आज जो मसाइल हैं पेरेंट्स को, टेक्नोलॉजी का दौरा है, मोबाइल हमारे हाथ में होता है और हमें ज़्यादा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, वो कहीं मिसयूज़ ना करें। बाकी मामलात आप खुद समझते हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी समझते हैं, इसकी फर्दर मेरा ख्याल वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुदावंद हम पर रहम करे और पेरेंट्स को ज़िम्मेदार बनाए,
وہ اپنی محرومیاں نہ دور کرتے رہیں جوانی کی جو ابھی رہ گئی ہیں, وہ اپنے بچوں پر فوکس کریں. تو کچھ پیرنٹس آج بھی اپنی محرومیاں دور کر رہے ہیں, ادھوری خواہشیں پوری کر رہے ہیں, رات کو لیٹ آتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, چرچ نہیں جاتے اور گالی گلوچ کرتے ہیں. میاں بیوی لڑتے ہیں تو خاص کر کے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے. تو یہ نامناسب حرکات ہیں اور یہ حرکات ہمارے بچوں کی شخصیت میں منتقل ہوتے ہیں. بچے اپنے آپ کو بدئی کو پھر غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور وہ ڈرے رہتے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو اکثر وہ بچے جو ہیں پھر وہ معاشرے میں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کا دورانیہ کتنے عرصے کا ہونا چاہیے, کس عمر تک تربیت کی جا سکتی ہے؟ پاسر صاحب, خداوند کے فضل سے آپ خوب تیاری کر کے آئے اور آپ کے سوال بڑے ریلیونٹ ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو برادر. یہ ایسی نوکری ہے, یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ہمیں بطور پیرنٹس تا حیات نبھانی پڑے گی اور نبھانی چاہیے بھی. مجھے یاد ہے, آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے, روبینہ بھی میری بات کے ساتھ اتفاق کرے گی. ہمارے جو پیرنٹس تھے جن کو ہم پنجابی میں وڈ وڈیرے کہتے ہیں, ان کی ویلیوز اور ہماری ویلیوز میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ بڑے ہونے تک ایون ان کی اولادوں کے جب بچے ہوتے تھے, یعنی اپنے پوتوں کو اپنے دوتوں کو وہ دیکھتے تھے اور ان کو اگر ڈانٹا جاتا تھا, اپنے بچوں کو اپنے جو دوتے ہیں پوتے ان کے سامنے, تو وہ جو بچے تھے وہ زبان نہیں کھولتے تھے اپنے پیرنٹس کے سامنے. آج اگر آپ اپنے بچوں سے بات کریں سخت لہجے میں تو وہ آپ کو تھوڑا نامناسب طریقے سے رسپانس کریں گے. تو یہ بطور پیرنٹس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ والی ویلیوز اقدار مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہی رہ گئی ہیں, وہ اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو رہی. سو ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی, اور میں دل سے شکر گزار ہوں بدئی یعقوب آپ کا, سسٹر جی آپ کا. ہم دونوں شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں آپ آئے, اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں, جتنی بھی نصیحتیں ہیں, اور جتنی بھی آپ کی جو لائف ایکسپیرینس ہے جو آپ نے بتایا, میں امید رکھتا ہوں کہ جتنی بھی فیملیز, ماں باپ, بچے آج پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً ہم گواہیاں سنیں گے کہ مثالی گھرانہ بننے میں آپ کی باتیں ان کے لیے بہت مددگار رہیں. سو گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور اگین آپ کا ہم دونوں شکر گزار ہیں دل سے. گاڈ بلیس یو. سو ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں پروگرام کے آخر میں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. آپ اسکرین پہ جو ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کر کے ضرور بتائیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کسی خاص موضوع پر, کسی ٹاپک پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں, تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اسی ٹاپک پہ جو ہے ہم بات چیت کر سکیں اور آپ کے لیے ہم مددگار ہو سکیں. سو گاڈ بلیس یو. اس کے علاوہ ہمارے یہ اسکرین پر فیملی فار پاکستان کے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے پیجز ہیں, آپ ان کو لائک کریں, انہیں فالو کریں, اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اور میں اس کے ساتھ بتاتا جاؤں آپ کو کہ ہماری ایک کتاب فیملی فار پاکستان کی شائع کردہ کتاب جو کہ بردر گریگری سلیٹن نے لکھی ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے, اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے اس کے صفحہ نمبر 101 کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جب آپ بچوں کو کچھ اچھا کام کرتے ہوئے محسوس کریں, جب آپ اپنے بچوں کو کچھ اچھا کام کرتے ہوئے محسوس کریں تو اس کو اس اچھے کام کا کوئی اجر دیں, بے شک کوئی چھوٹا سا انعام ہی کیوں نہ ہو, اور پورے خاندان کو وضاحت دیں کہ اس نے یہ انعام کیوں جیتا ہے, کیونکہ عوامی خاندانی سطح پر اس کے اچھے عمل کی پہچان اسے مزید اچھے کام کرنے پر ابھارے گی. اور ضرور آپ اپنے بچوں کو جب کچھ اچھا کرتے ہیں انہیں انعام دیا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے, دل آزاری تو سبھی کرتے ہیں. اکثر میں والدین کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آپ سے تو فلاں جو ہے وہ بچہ اچھا ہے, آپ سے فلاں بچہ اچھا ہے. یہ باتیں بچوں کو ڈسہارٹ کر دیتی ہیں, سمجھا. تو یہ باتیں اکثر بچوں کے دل کو دکھاتی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کئی بچے جو ہے وہ پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کئی بچوں کو میں نے دیکھا وہ اسٹڈی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور اکثر بچے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں جب ان کو آپ یہ کہتے ہیں, دوسرے بچوں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں کہ تم سے دوسرا بچہ, وہ بچہ ٹھیک ہے, پڑوسیوں کا بچہ اچھا ہے, فلاں بچہ اچھا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں پھر وہ بچوں کو ڈسہارٹ کرتی ہیں. تو کائنڈلی پلیز
आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करें और उसके लिए दुआ करें और उसको इनाम दें, उसकी तारीफ़ करें। तो आपका बच्चा अपने अहले इलाका में, स्कूल में भी, वो हर जगह पर सरबुलंद होगा, सरफराज होगा और वो एक कामयाब शख्स या कामयाब वो जो है वो बेटी बन के उभरेगी, वो सामने आएगी। खुदावंद आपके साथ हो। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आ रहा है स्क्रीन पर, आप इस पर रब्ता करें। मिसाली बाप ये किताब जो है आप ये ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना।